जय संविधान। जय देखिए, आज संविधान। फिर मैंने अमिताभ दास साहब को बुलाया है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि मेरे को कानून के बारे में भी नॉलेज थोड़ी कम है। मैं कानूनविद नहीं हूं। पुलिस के कार्यक्रम और कैसे प्रक्रिया होती है और कैसे क्या काम होता है, इसके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं है। मैं तो फाइनेंस का आदमी हूं। फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, ये मैंने पढ़ाया है। तो मुझे ये कुछ गुत्थी थी जो मुझसे सुलझ नहीं रही थी, और इसके बारे में मैंने कहा कि अमिताभ दास साहब को आप फिर मैं आमंत्रित करता हूं कि गाइड करें और मुझे बताएं, जिससे मेरी भी समस्या का समाधान हो और जनता भी जो दिग्भ्रमित है उसका भी स्पष्टीकरण हो। अमिताभ जी, ये आपको पता है कि अमेरिकन कोर्ट्स ने एक एससीसी के मामले में और एक और मामले में हमारे देश के राष्ट्रीय सेठ, अब राष्ट्रीय सेठ को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, एक ही राष्ट्रीय सेठ है। जी जी। राष्ट्रीय सेठ के खिलाफ पहले तो सम्मन इशू किया करीब 1.5 साल पहले। जी अच्छा, उसके बाद जब सम्मन सर्व नहीं हुआ, अब मानी बात है कि विदेशी मामला है, तो उन्होंने हमारे देश में सम्मन भेजा कि इसको आप सर्व करा दीजिए, जिसको ये सर्व किया जाना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वारंट इशू किया। 1.5 साल हो गए। आप जानते हैं, मेरे ख्याल से इतना तो मुझे पता है कि अगर कोर्ट का आदेश हो जाए, चाहे देश का कोर्ट हो या किसी देश का कोर्ट हो, सम्मन सर्व करना 24 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से आवश्यक होता है, और वरना ये कोर्ट की अवमानना होती है, चाहे मेरे देश की कोर्ट की अवमानना हो या विदेश के कोर्ट की अवमानना हो। लेकिन 1.5 साल हो गए, हमारे राष्ट्रीय सेठ को अभी तक पहले सम्मन नहीं सर्व हुआ था, अब वारंट सर्व नहीं हुआ। अब ये नई खबर आई है, जो सूत्रों से पता चली है, कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है और वारंट सर्व नहीं कर रही है राष्ट्रीय सेठ को, इसलिए ईमेल के माध्यम से ये वारंट तामील करा दिया जाएगा। और आप जानते हैं, चस्पा अगर करा दिया जाए किसी के घर में, तो उसके बाद ये मान लिया जाता है तामील किया गया। अब इसमें एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि भारत सरकार इतना दुस्साहस क्यों कर रही है। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री क्यों ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं कि अमेरिका, ट्रंप जिसके कहने पे वो रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, उसके कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सेठ को 1.5 साल होने के बावजूद सम्मन और वारंट इशू नहीं सर्व करना है। अच्छा, मान लीजिए ये ईमेल से वारंट सर्व हो गया, कंपनी के ईमेल पे हो गया, जो अभियुक्त हैं उनके उसको सर्व हो गया, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? तो अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, और ये जो अमेरिका से सूत्रों से पता चला है कि ये ईमेल के माध्यम से वारंट सर्व होगा, इसके बाद क्या होना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, और हमारे देश की सरकार अगर राष्ट्रीय सेठ को बचाना चाहती है तो क्या करेगी? और दूसरा जो मेरा अपना खुद का मुद्दा है, देखिए, वास्तविकता यह है कि देश का बैंकिंग सिस्टम और शेयर मार्केट किसी के भी देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में पैसा होगा तभी इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा। अगर शेयर मार्केट बढ़िया होगा तो इंडस्ट्रीज मार्केट से पैसा उठा पाएंगी और एक्सपेंशन कर पाएंगी। लेकिन राष्ट्रीय सेठ का बैंक से भी इतना बड़े बड़े लोन हैं, और शेयर मार्केट में भी उनकी 7-8 कंपनियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। माने भीषण पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, और बैंक से भी उन्होंने पैसा उठाया हुआ है। तो अगर राष्ट्रीय सेठ पे अमेरिकन सरकार सीरियस है और ईमेल से भेज रही है वारंट, तो इसका माने सीरियस तो है। तो उसके बाद क्या हो सकता है? और मैं चिंतित जिस बात से हूं, वो तो चलिए आर्थिक समस्याएं हैं कि मेरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, शेयर मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, लोगों, लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाएंगे। लेकिन पहला प्रश्न ये कि ये सम्मन वारंट इशू न करके ये दुस्साहस क्यों किया गया? क्या कारण इसका हो सकता है? और अमेरिका के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि ये वारंट अब ईमेल से दिया जाएगा, इसके बाद एज ए पुलिस ऑफिसर और कानून के ज्ञाता आपको क्या लगता है? जी, सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। ऐसे तो राष्ट्रीय सेठ लोग समझ ही गए होंगे, इतने तो जागरूक पब्लिक इंडिया के दर्शक हैं ही, कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय सेठ चोर है। चोर नहीं, गौतम अडानी है। तो ये लोग समझ ही गए होंगे कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं। गौतम अडानी जो राष्ट्रीय सेठ है, और जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरह उसका आदेशपाल बन के 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ये तो अब एक तरह से देश का बच्चा बच्चा जान गया।
देखिए मोदी जी की आप बात कहें, आपने आपने कहा कि उन्होंने दुस्साहस कैसे किया कि भाई ये सम्मान नहीं सर्व हो है। अब मोदी जी के सामने ये मतलब एक आप दुविधा वाली स्थिति कह सकते हैं। एक हम लोग पढ़ते थे ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे काको लागे पांव। तो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की यही स्थिति है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो पूरे संसार का ही गुरु है, सुपर पावर का राष्ट्रपति है, और उसकी सरकार आपको कह रही है कि भाई सम्मान दो। और दूसरी तरफ मोदी जी के गोविंद खड़े हैं, गौतम अडानी, जो मोदी जी का पूरा चुनावी खर्चा उठाते हैं, है ना। तो उनके बिना तो मोदी जी की नैया का खेवन हार ही खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी से हम लोग को सहानुभूति है। देखिए दुविधाजनक स्थिति तो है ही मोदी जी की, गुरु और गोविंद टकरा गए हैं। अब देखिए मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये नवंबर 2024 का है, और न्यूयॉर्क का एक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये कोई बहुत बड़ा कोर्ट नहीं है, निचली अदालत समझ दीजिए, लेकिन खैर वो ब्रुकलिन में है, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में है। और उसमें एसईसी ने, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे ही उसका समकक्ष है अमेरिका में, और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, डीओजे जिसको कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर एक 5 बिंदुओं का मुख्य एक तरह से मामला दर्ज किया गौतम अडानी के खिलाफ और उसके भतीजे जो हैं सागर अडानी के खिलाफ। और मामला अडानी ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। देखिए अडानी का व्यापार मतलब बहुत फैला हुआ है। वो लोग अंबुजा सीमेंट से लेके किस कारोबार में अडानी नहीं है, वो सर्वव्यापी है। तो ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी है वो बेसिकली जो है ये सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। अब इनका कहना है, आरोप लगाने वालों का कहना है कि अडानी ने भारत में सौर ऊर्जा के ठेके लेने में लगभग 25 करोड़ डॉलर, $1 91 रुपया का होता है, लगभग 25 करोड़ डॉलर भारत के अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत में दिए, घूस में दिए, जो कि बिल्कुल एक भ्रष्ट आचरण है, करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अमेरिकी निवेशकों को, अमेरिकन बाजार में भी अडानी के पैसे लगे हुए हैं, अमेरिकन निवेशकों को अंधेरे में रखा गया कि भाई हमने भारत में क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो ये सीधे भ्रष्टाचार का आचरण है। और ये पूरा मामला समझिए इसी पर केंद्रित है कि आपने घूस देकर सौर ऊर्जा के ठेके लिए और अमेरिकी निवेशकों को अंधेरे में रखा, उनको ये बात नहीं बताई। अब ये तो मामला हुआ कोर्ट में। उसके बाद देखिए एक सम्मन जाता है। सम्मन मतलब गिरफ्तारी, सीधे आपको बुलाया जाता है कि भाई कोर्ट के सामने आप हाजिर हो, मुजरिम हाजिर वाली बात है। और फिर वारंट तो गिरफ्तारी का मामला है। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि अडानी को इन लोगों को सम्मन भेजा गया। अब सम्मन भेजे, दर्शकों को बताओ, जो दुनिया में ये कानूनी दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है वो हेग कन्वेंशन के तहत होता है। एक यूरोपीय देश है हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, उसकी राजधानी है द हेग, है ना। तो द हेग में ही एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसको हेग कन्वेंशन कहते हैं, और उसी समझौते के तहत दुनिया के विभिन्न देशों में कानूनी दस्तावेजों का, लीगल डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है। एक आप उसको उचित माध्यम कह लीजिए। तो अमेरिका ने उचित माध्यम के द्वारा, अमेरिका का जो एसईसी है उसने भारत सरकार के कानून मंत्रालय को, लॉ मिनिस्ट्री को भेजा कि भाई ये सम्मन को अडानी को, गौतम अडानी को, सागर अडानी को सर्व करा दीजिए। क्योंकि भारत सरकार का जो कानून मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री है, वही हेग कन्वेंशन के तहत नोडल एजेंसी है। तो ये एकदम उचित माध्यम वाली बात थी। एक सभ्य समाज में ऐसे ही होता है। अब सभ्य समाज में तो ऐसे होता है, लेकिन अमेरिका को मालूम तो खैर होगा ही, अब बच्चा बच्चा जानता है तो, कि मोदी जी कितना ज्यादा उपकृत हैं गौतम अडानी से। मोदी जी अपने मालिक को कैसे सर्व करेंगे सम्मान, और ये क्या होगा। और लॉ मिनिस्ट्री भी कोई ऐसा नहीं कि अलग वो कोई स्वायत्त संस्था है, वो भी मोदी जी के तहत ही है। तो उसके बाद जो भारत के कानून मंत्रालय है उसने टाल मटोल शुरू किया। कोई कोई फालतू के तकनीकी मामले, एक बार इन लोगों ने ये लौटा दिया कह के कि भाई उस सम्मन पर मोहर नहीं है और स्याही वाला दस्तखत नहीं है। जबकि अभी आज की दुनिया में, डिजिटल जमाने में, डिजिटल सिग्नेचर से पूरी दुनिया चल रही है ना। और हेग कन्वेंशन में इसका कहीं उल्लेख भी नहीं हो है कि डिजिटल सिग्नेचर अमान्य होगा, ऐसी भी बात नहीं है।
तो लेकिन इन लोगों ने एक, आप कहते हैं जिसको टाल मटोल जिसको कहते हैं, भाई लंबा खींचो मामले को, पत्राचार होता रहेगा, इन लोगों ने भेज दिया। फिर जब ये स्पष्टीकरण भेजा तब भारत के कानून मंत्रालय ने एक नया शगुफा छोड़ा। वो नया शगुफा है कि भाई जो एसईसी अमेरिका का है उसके ये क्षेत्राधिकार में ही नहीं है, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात है इस तरह से सम्मन भेजना और ये करना। मतलब सीधा सीधी इन्होंने जो बोलचाल की भाषा में कहें तो एसईसी को कह दिया कि तुम कौन होते हो सम्मन भेजने वाले, है ना। तो ये एक बहुत अटपटी बात है। एसईसी कोई अमेरिका का कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, डीओजे भी एसईसी दोनों अमेरिकी सरकार के हिस्से हैं। वो सम्मन नहीं भेजेंगे तो आपको कौन सम्मन भेजेगा? आपको सर्व करना चाहिए था। अब देखिए इतने बेवकूफ लोग तो अमेरिका में नहीं बैठे हुए हैं कि वो समझे कि अच्छा ये तकनीकी दूरी, वो जान रहे हैं कि वो तीसरी बार भेजेंगे तो एक उसमें एक नया शगुफा छोड़ दिया जाएगा, एक नई तो कोई तकनीकी बात निकाल दी जाएगी। कहते हैं ना कि आप सोए आदमी को जगा सकते हैं, आप जगे आदमी को नहीं जगा सकते। तो सारे जगह लोग बैठे हुए हैं सेवा तीर्थ में। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, कुछ लोग उसको अडानी सेवा तीर्थ कहते हैं, तो अडानी सेवा तीर्थ में सारे लोग बैठे हुए हैं अडानी की सेवा के लिए, वो क्यों उसको सम्मन भेजेंगे? तो अब क्या किया है, परसों की बात है, मतलब गर्मा गर्म खबर है, 21 जनवरी की बात है कि एसईसी ने वही जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन में, उसके जज से कहा है कि अब बहुत हुआ हुजूर, अब हम लोग को अनुमति दीजिए कि हम सीधे उनको ईमेल भेजें। मतलब गौतम अडानी और आज तक तो पूरी दुनिया देखिए ईमेल और व्हाट्सएप पर चल रही है ना। ये ईमेल से वो लोग पहले भी भेज सकते थे। ये आप एक अमेरिका की एक शराफत कह सकते हैं या एसईसी की एक शराफत कह सकते हैं कि उन्होंने एक उचित माध्यम का सहारा लिया, हेग कन्वेंशन का सहारा लिया, जो कि सभ्य राष्ट्रों के बीच का एक समझौता है कि हम उचित माध्यम से सम्मन भेजेंगे। ऐसा नहीं था कि 2 साल पहले ईमेल का आविष्कार नहीं हुआ था। तो अब तो ये मुसीबत बढ़ गई है। पूरी संभावना है कि जज बोल देगा कि हाँ भाई अभी अनुमति नहीं मिली है लेकिन अनुमति मिल जाएगी, जिस तरह से उन्होंने लगाया कि देखिए बार बार हमें भारत का कानून मंत्रालय ये टाल मटोल कर रहा है। तो जज बोल देगा ये अब ईमेल से ये कैसे बचेंगे? ईमेल यदि आपको आया है तो ये तो मतलब वो एक डिजिटल आपको ये हो गया, एविडेंस हो गया कि हमने आपको ईमेल भेजा है। ये तो कानून मंत्रालय को अब इन्होंने बाईपास कर दिया कि आप बैठे रहिए, कानून बनाते रहिए, कानून हमें बताते रहिए। उसके बाद क्या होगा? और अलग है कि एक वारंट भी है, वारंट भी अलग है, सम्मन अलग है। ये मतलब बहुत अडानी की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए फिर दर्शकों को मैं बताऊं कि एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी भारत और अमेरिका के बीच है, जो सन 97 में ही उस पर दस्तखत हुए और 99 से वो लागू हो गया है। इसको हिंदी में प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। तो कायदे से तो यदि कोई वारंटी आपके यहां बैठा हो तो कायदे से तो भारत सरकार को अडानी को गिरफ्तार करके अमेरिकी अधिकारियों को सौंपना चाहिए प्रत्यर्पण संधि में। मतलब वो हमारा कर्तव्य है। अब कायदे से कोई काम नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो मुझे लगता है एक बार कश्मीर में कह दिया था राज्यपाल ने कि हमारा फैक्स मशीन खराब हो गया तो इसलिए नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। तो अभी तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, राजभवन का फैक्स मशीन खराब हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है, और अजीबोगरीब बात चल रही है। तो इसलिए क्या है कि अब तो अडानी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और देखिए अब लोग कहेंगे कि भाई क्या होगा। एक समय देखिए मुझे तो समांतर याद आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था और अमेरिका उसकी खोज कर रहा था, सत्तू बांध के खोज कर रहा था। और पाकिस्तान कहता था कि हुजूर हमको मालूम ही नहीं कहां छिपा है, तोरा बोरा के पहाड़ी में है काबुल में है कि कहां है। अमेरिका को तोरा बोरा की पहाड़ी। डराइए मत, आप डराइए मत। क्या आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय सेठ को उठा के भी ले जा सकते हैं वो? हाँ उसकी प्रबल संभावना है। उसकी प्रबल संभावना है ना। देखिए अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पर है में है। ये कोई मतलब ये कोई शराफत अली नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से काम करेंगे। ये तो कभी ग्रीनलैंड कनाडा को अपने नक्शे में दिखा देते हैं, कभी ग्रीनलैंड को अपने नक्शे में दिखा देते हैं। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया रात में और खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अच्छा बताइए, एक चीज और बताइएगा जो आपकी बात से निकली। भाई जैसे मान लीजिए अडानी जी की कंपनियों ने भारत के अंदर सरकारी कंपनियों को घूस देकर इन्फ्लेट कराए प्राइसेस को। मान लीजिए 2 रुपए यूनिट पे बिजली मिलनी थी, उनसे कहा कि हम 5 रुपए में खरीदेंगे
कैश फ्लो को इन्फ्लेट किया और अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा उठा। वो दूसरी बात है कि बाद में उसको जो पैसा उठाना था उसको कैंसिल कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि अमेरिकन कोर्ट्स ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि भारत के सरकारी अधिकारियों, जिसमें रेलवे के भी अधिकारी हैं, बिल्कुल, उसका पैसा मिला है, तो क्या ये जी, भारत सरकार का कर्तव्य नहीं था कि जहां आरोप लगा है, चलिए अडानी जी आपके मित्र हैं, राष्ट्रीय सेठ हैं, उनको आप छोड़ देते, समझ आता है, लेकिन उन सरकारी अधिकारियों पे आपने जांच क्यों नहीं बिठाई जिन पे आरोप है कि उन्होंने पैसा लिया? इसमें एक शब्द नहीं सुना हमने। इसका मतलब यह है आप क्लब को बचाना चाहते हैं, आप खाएंगे भी और खाने भी देंगे। फिर वो तो हो ही रहा है, उसमें क्या शक है। आप ये तो आपने ऐसा मुद्दा निकाला कि अब मैं राफेल डील तक पहुंच जाऊंगा, वो तो एक अलग बात हो गई है ना। राफेल डील में क्या क्या इस देश में तमाशा देखा है किसी को पता नहीं है। रात के 1 बजे रात में सीबीआई का मुख्यालय घेरा दिल्ली पुलिस ने, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है। सीबीआई के डायरेक्टर को, आलोक वर्मा सर थे, सीबीआई के डायरेक्टर को रात में 1 बजे छुट्टी पर भेजा गया, ये देख लीजिए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो रंजन गोगोई ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद उनको राज्यसभा में बैठा दिया गया। अब उस पर तो कहना ही नहीं है कि खाया भी जा रहा है और खाने भी दिया जा रहा है। लेकिन एक मोटी बात दर्शक समझे कि यदि इस मामले में भ्रष्ट अधिकारियों पर आपने कहा कि गाज गिरेगी, तो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो भ्रष्ट अधिकारी को आप पकड़िएगा, उसकी गर्दन, ऊर्जा सचिव की गर्दन पकड़िएगा, तो वो नहीं बताएगा कि उसने, कि किसने तुमको पैसा दिया, तो फिर राष्ट्रीय सेठ का नाम नहीं आएगा, है ना। ये यदि एक बार जांच, ये तो मतलब हो गया कि एक बार वो भानुमति का पिटारा यदि खुल जाएगा तब तो फिर उसमें सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसलिए अमिताभ जी, जो शेयर मार्केट देखिए बहुत डामाडोल स्थिति में है, जी जी 7-8 दिन से लगातार गिर रहा है, आज भी उठता है, गिरता है, पता नहीं कहां जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जी अगर हमारे देश के एम्प्लॉइज का 2004 के बाद एंट्री करने वाले लोगों के रिटायरमेंट का पैसा पेंशन से नहीं मिलेगा और एनपीएस और यूपीएस से मिलेगा, और सबका पैसा जबरन शेयर मार्केट में लगा दिया है, और अगर ये घटना घट गई, भगवान से मंगाते हैं ऐसा ना हो, जी जी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब तो हमारा शेयर मार्केट और बैंक दोनों सेक्टर डूब जाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही बर्बाद हो रही है, 3.5-4% की जीडीपी में हम चल रहे हैं, कह रहे हैं कि 7% पे वो भी हेरा फेरी से हो रहा है। तो वास्तविकता ये, अगर ये घटना घट गई तो हमारे लिए आपातकाल की स्थिति हो जाएगी आर्थिक रूप से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी डूब जाएगा और शेयर मार्केट भी डूब जाएगा। नहीं नहीं, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप तो उसी मतलब फाइनेंशियल मामलों के ही आप मतलब विशेषज्ञ हैं। तो अब इसमें, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी इमरजेंसी तो उसके सामने कुछ नहीं रहेगी। ये तो एक ऐसी हालत होगी, हमें ईरान से बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी अभी देखिए ईरान की ये स्थिति है कि 1 अमेरिकन डॉलर 14 लाख रियाल के बराबर है। हेलो, जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। 1 अमेरिकन डॉलर 14 लाख रियाल के बराबर है, 14 लाख ईरानी मुद्रा के बराबर है। आप कल्पना कीजिए, तो वो तो ऐसी ऐसी हाहाकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसकी अभी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब भी स्टॉक, आप जो विश्व में जो महामंदी आई थी 1929 के आसपास, जो अमेरिकन शेयर बाजार जो धड़ाम हुआ था और ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और क्या क्या हो गया था, और हजारों लाखों लोग लूट गए थे, लूट पिट गए थे, तो इसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा अमिताभ जी, एक और चीज बताइए, जैसे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं वो विश्व गुरु हैं, भाई गुरु जी मैं भी हूँ, टीचर हूं, मैं गुरु हूं, जी जी तो जी जी मेरे छात्र रहे हैं, मेरे हजारों छात्र, मैं गिनती में गिना सकता हूं, ये मेरा छात्र है। अब जी जी जैसे मोदी जी विश्व गुरु हैं तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है, उनका छात्र कौन है? चलिए, एक तालिबान छात्र है, तालिबान की आप जानते हैं कितना प्रख्यात है, एक इजराइल जी जी छात्र है। जी अगर जी रूस आपका छात्र नहीं, उससे तेल खरीदना आपने बंद कर दिया, ईरान आपका छात्र नहीं, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, पाकिस्तान आपका छात्र नहीं, बांग्लादेश आपका छात्र नहीं, नेपाल आपका छात्र नहीं, चीन आपका छात्र नहीं, न्यूजीलैंड आपका छात्र नहीं। कल आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड के एक स्कूल में एक बच्चा टीका लगा के गया था, उसकी लगाने पर निकाल लाइफ, दिया गया। जी, क्योंकि देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, आप जितना ज्यादा बिल्कुल परेशान बिल्कुल क्रिश्चियंस और मुसलमानों को करेंगे, उतने हमारे हिंदू भाई बहन परेशान होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अमिताभ जी, दो दो नाम मैंने आपको बता दिए मोदी जी के जो छात्र हैं, तालिबान और इसराइल, इसके अलावा कोई छात्र आपको विश्व में नजर आता है क्या?
एक छात्र तो अभी पटना से ही गए हैं, नितिन नवीन नाम है। अरे बाप रे, अरे उनकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है भाई। अमिताभ जी बड़ा धक्का देके उनको पीछे कर दिया, वो तो बेचारे। अच्छा तो गुरु तो गुरु गुरु का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने छात्र को धक्का दे। इतना अरे तो उन्होंने आप कहा था बॉस हैं, उन्होंने कहा था नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। अच्छा ये तो क्या अमिताभ जी एक और खबर क्या उड़ रही है, आप तो गुरु को मजाक करने का भी अधिकार नहीं है? क्या गुरु को अरे एक मजाक और करने नहीं का भी नहीं, अधिकार नहीं? अमिताभ जी ये बिहार के बारे में एक खबर उड़ रही है, आप बिहार बैठे हैं इसलिए आप बताइएगा। कहते हैं ना जैसे जेठानी देवरानी की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, ये नड्डा जी ने किया था। उन्होंने कहा था नितिन नवीन को सर ने बॉस कह दिया तो आगे चलो। अच्छा उन्होंने कहा मेरी बड़ी बेटा बेइज्जती हुई है, अब तुम जो हीरो बने अब तुम अब बेइज्जती झेलो। तुम चलो, हाँ हाँ। तो वही है। अब बस नड्डा की बेइज्जती क्यों होगी, इनकी भी बेइज्जती होगी। तो ये तो उस पद पर गए ही है बेइज्जत होने के लिए। तो इसलिए आपने कहा कि विश्व गुरु के छात्र कौन है, तो मैंने कहा कि अभी पटना से एक मेधावी बिहारी छात्र गए हैं और देख ही रहे हैं, वो विश्व गुरु के छात्र हैं। तो इन लोगों ने देखिए पूरा मजाक बना रखा है। और अभी मैं ट्रंप की बात कर रहा था कि ट्रंप तो दुनिया के सारे कायदे कानूनों से ऊपर है। तो यदि कल को उसने वही सलूक कर दिया गौतम अडानी के साथ जो सलूक निकोलस मादुरो के साथ किया, तो मोदी जी क्या कर लेंगे अडानी का? या जैसे बराक ओबामा के समय अमेरिकी कमांडो ने जाकर पाकिस्तान के एबोटाबाद में जाके बिन लादेन को मार डाला और उसकी लाश समंदर में फेंक दी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कर लिया? तो ये बात तो है। और देखिए इसमें एक और मामला है, वो मामला उस पर चर्चा नहीं हो रही, वो मादक द्रव्यों का है, ड्रग्स का है। देखिए गुजरात में जो मुंद्रा बंदरगाह है, मुंद्रा एयरपोर्ट, उसको निजीकरण के नाम पर अडानी को दे दिया गया। अब मुंद्रा से बराबर खबरें आती है कि वहां 1000 टन हेरोइन पकड़ा गया, वहां 500 टन हेरोइन पकड़ा गया। तो इतना जो मादक द्रव्य वहां आ रहा है, तो अमेरिका के लिए ड्रग्स इश्यू का इश्यू एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं सेंसिटिव इश्यू है। अभी निकोलस मादुरो को भी जो पकड़ा गया, तो अमेरिका ने कहा कि ये भाई मादक द्रव्यों की तस्करी करा रहे थे। और जॉर्ज बुश के समय आपको याद होगा नोरिएगा को पनामा से गिरफ्तार किया गया था। जो पनामा का तानाशाह था नोरिएगा, जनरल नोरिएगा, उसमें भी यही मादक द्रव्य वाला एंगल था। तो कल को मादक द्रव्य के लपेटे में भी आके यदि अडानी जी चले जाएं सीधे मतलब अमेरिका के जेल में चले जाएं, तो मोदी जी की नाक बचेगी क्या? नाक तो ऐसे भी मतलब नहीं बच रही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची हुई है, उसके जो अवशेष बचे हुए हैं, उन नाक के अवशेष भी बचेंगे क्या? ये देश जानना चाहता है। और बार बार खुल्लम खुल्ला बचा रहे मोदी जी। आपको याद होगा दर्शकों को 2-2.5 साल पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की ही एजेंसी थी हिंडनबर्ग एजेंसी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी और उनके बड़े भाई जो है विनोद अडानी, वो लोग हजारों करोड़ का चूना लगा रहे हैं। 600-700 पन्नों की रिपोर्ट थी, दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट थी। उसमें विपक्ष मांग करते रह गया कि जेपीसी का गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, संयुक्त संसदीय समिति बने। और मोदी जी ने उस मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद जो सेबी पर जांच बैठी, जो माधवी बुच पर जांच बैठी, उसका भी कुछ नतीजा नहीं आया। तो ये तो सरकार एकदम, तो क्या ये सब बातें अमेरिका को नहीं पता है? मैं तो जितना मुझे पुलिसिंग का आइडिया है, जितना मुझे इंटेलिजेंस सर्विसेज का आइडिया है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सीआईए में एक इतना मोटा डॉसियर अडानी जी पर भी बना होगा और इतना मोटा डॉसियर मोदी जी पर भी होगा। यदि मोदी की बिल्कुल बोलती बंद रहती ट्रंप जी। अमिताभ जी वो डॉसियर के अंदर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होगी कि नहीं होगी? हाँ मुझे लगता है कि वो होगी। और कंप्यूटर पर बनी 1978 में, जब कंप्यूटर का पदार्पण नहीं हुआ था, तब भी वो कंप्यूटर पर बनी थी। और उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पूरा का प्रोसेस, और हो सकता है मोदी जी का विवाह विवाह का प्रमाण पत्र भी हो कि उन्होंने जसोदाबेन से शादी की थी। तो इस अच्छा तरह की अमिताभ बहुत जी एक सारी चीज। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जी जी। देखिए हमारे शंकराचार्य महोदय से ये कहा जा रहा है कि तुम प्रूव करो कि तुम शंकराचार्य हो। देश के बिल्कुल 142 करोड़ लोगों से कहा जा रहा है तुम प्रूव करो तुम इंडियन नेशनल हो। मोदी जी बिल्कुल। से डिग्री के लिए कोर्ट क्यों इंटरवीन करके कहता है कि डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है? अब ये सवाल तो आप न्यायपालिका से पूछिए। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत रत्न है, उनको एसआईआर का नोटिस मिल गया कि आप साबित कीजिए कि आप भारत रत्न तो हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं कि नहीं।
अभी सुभाष चंद्र बोस एडमिरल नेवी के एडमिरल थे, अरुण प्रकाश इंडियन नेवी के चीफ थे। उनको कहा गया कि हाजिर हो। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हैं चंद्र बोस, उनसे कहा गया कि तुम मुझे कागज दो, मैं तुम्हें नागरिकता दूंगा, है ना। अच्छा, वो बीजेपी के नेता थे, अब उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, पहले बीजेपी के नेता थे वो। हाँ, तो इतनी तो कीमत उनको चुकानी पड़ेगी ना। बीजेपी छोड़ने पर उनको एफआईआर का नोटिस भी नहीं आएगा तो फिर क्या हुआ। तो अब इन लोगों ने, मैं क्या कहूं, तमाशा बना दिया। अब शंकराचार्य को कह रहे हैं कि तुम साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। अब तक लोगों को लगता था ये लोग सिर्फ मुसलमानों से कागज मांगेंगे, ये लोग हिंदू हृदय सम्राट हैं। अब ये लोग शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं। तो देश देखिए अमिताभ जी, उनके शिष्यों से उनकी चोटी, उनकी शिखाएं खींची गई हैं, रगड़ा गया है, पीटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चरम पर अहंकार है। देखिए, अहंकार चरम पर है। ने नहीं किया होगा ऐसा, तो औरंगजेब ने नहीं किया होगा। औरंगजेब ने नहीं किया था। अभी पूरे मैं तो खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, कभी ये इतिहास में जिक्र नहीं है। माघ मेला तो सैकड़ों साल पुरानी चीज है, कुंभ मेला सैकड़ों साल पुरानी चीज है। कभी भी औरंगजेब के मुगल सिपाहियों ने किसी ब्राह्मण की, किसी सनातनी की चुटिया खींची हो माघ मेले में, ये काम तो मतलब यही आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और घूम घूम कर गालियां देना शंकराचार्य को, ये तो मतलब मैं क्या कहूं। कल कालनेमी बता रहे थे, ये शंकराचार्य महोदय को कालनेमी बता रहे थे। देखिए, इस पर ही एक कहावत हमारे यहाँ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब आदमी का विनाश आ जाता है ना, तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है। उसके बाद खुद को वो सर्वशक्तिमान समझने लगता है, ऑल माइटी समझने लगता है। अब अगर 27 में योगी जी चले गए, जिसकी संभावना प्रबल है, तब इनका क्या हाल होगा, आप बताइए, इनका क्या हाल होगा। आज ही अहंकार में एक दिन अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर देते हैं, एक दिन नेहा सिंह राठौड़ को पर केस ठोक देते हैं, एक दिन शंकराचार्य के लोगों को पीट देते हैं, लेकिन 27 में इनकी कुर्सी चली गई, तब क्या होगा। तो ये देखना चाहिए इनको जी। नहीं, इस समय तो खैर ये लोग मदांध हैं, बिल्कुल शराब के नशे में डूबे हुए हैं। देखिए, मदांधता तो टिकती नहीं ना है। एक कहावत है कि मिट्टी से पूछो सिकंदर कहां है ना। सिकंदर विश्व विजेता था, सिकंदर महान विश्व विजेता, और किसी इतिहासकार को और पुरातत्व शास्त्री को नहीं पता है कि सिकंदर को दफनाया कहां गया, है ना। विश्व विजेता का हाल है। सिकंदर को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं था, विश्व विजेता का ये हाल हो गया। तो वही है कि एक दो शेर है ना, कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, है ना। साहब जी, मैंने सुना है कि 10 मार्च को चारों शंकराचार्य रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं, और क्योंकि मैं सनातनी हूँ, आप तो नास्तिक हैं, आप तो धर्म को नहीं मानते बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मानता हूं, तो मैं तो 10 मार्च को जाऊंगा, वहां दर्शन करूंगा शंकराचार्यों का, क्योंकि मैं सनातनी हूं, और देखेंगे ये धर्म के विरुद्ध जो देश के अंदर काम हो रहा है सनातन विरोधियों द्वारा, हम इसको जवाब देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी, काफी आपने मुझे जानकारी दी, दर्शक श्रोताओं को भी काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत आनंद आया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।